नमस्कार, मैं बीपी सिंह ब्रेका में आपका स्वागत करता हूँ। मैथ के प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं, रीजनिंग के भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हमने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। रीजनिंग में 57 क्वेश्चन आते हैं और गणित से 19 क्वेश्चन आते हैं। रहते गणित के पोर्शन में ही है 38 क्वेश्चन, बशर्ते रहते 19 केवल हैं। ठीक, केवल 19 क्वेश्चन गणित के आते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट में 19 क्वेश्चनों की श्रृंखला में करा चुका हूँ। हर क्वेश्चन में, हर पेपर में मैं देखता हूँ कि रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन होते हैं मैं वो नहीं कराता हूँ। सेम मैथ में जो इजी क्वेश्चन होते हैं मैं नहीं कराता हूँ। थोड़े से भी मुझे लगता है ये बताने लायक है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर वो सवाल बेशक इजी है लेकिन हो सकता है वो हर किसी स्टूडेंट से न होता हो, तो मैं इसलिए वो सारे सवाल उठाकर चलता हूँ। जो ज़्यादा ही इजी होते हैं, जिनमें पेन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो ओरली हो जाते हैं, उन्हें मैं नहीं कराता। तो आज शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 6। और आज भी हम मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सेट से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ सॉल्यूशन बताऊंगा, साइड में आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है आप क्वेश्चन पॉज करें, सॉल्व करें। नहीं होता है आप मेरा सॉल्यूशन देखें। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप इसके करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, मेरा तरीका अलग हो। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उससे फॉर्मूले रिलेटेड होंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते ट्रिक से ज़्यादा हम फोकस करेंगे बेसिक पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अभी अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। ट्रिक आप कितनी याद करेंगे? अगर आपको बेसिक पता चल जाए, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज़्यादा ही डीप से पढ़ लें या फिर ऊपर ऊपर से याद कर लें। थोड़ा बहुत आपको अनुमान तो होना चाहिए। तो मैं वही मानकर ये सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन से सीधे शुरुआत करते हैं अब बिना वक्त गवाए। पहला क्वेश्चन है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर दीवार बनाएंगे? 70 आदमी है, 98 मीटर लंबी दीवार है और 6 दिन में बनाते हैं। बोल रहा है 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी दीवार बनाएंगे, बस ये करना है। 12 दिन में कितने मीटर मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। अब देखें, यहाँ दे रखा है 0 से 0 कट गया, 7 से ये कटेगा 14 बार, 6 से इसे काट देंगे 2 बार, x को इधर लाएंगे तो x जो है कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे 112। कितने मीटर दीवार हो गई? 100 मीटर, 112 मीटर लंबी दीवार। क्लियर है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें बता दे रहा हूँ, दिन, घंटे, समय ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? जो भी हमारा काम हुआ है, जो भी हमारा काम हुआ है, जो भी हमारी इफिशियंसी है, जितना हम काम करते हैं, जितनी हमें इनकम मिलती है, वो हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश बट्टे हर। अंश में लिखते हैं दिन, घंटे, मनुष्य जितने काम कर रहे हैं, जितने लगेंगे, वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर। नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं कार्य, जितना कार्य हो रहा है, जितना कार्य किया जा रहा है, वर्क, मनी, पैसा कितना मिल रहा है, और इफिशियंसी। क्लियर है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 केजी चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है तो उसका लाभ क्या है? अब देखो, 1 केजी कितना बेचता है? 950 ग्राम। क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। अब देखिए आप, 1 केजी मतलब 1000 केजी, 1000 ग्राम, सॉरी ग्राम।
कितना बेच रहा है? 950 ग्राम। ठीक, यहाँ 1000 ग्राम। कितना बचत किया उसने? 50 ग्राम बचत। किस पे किया? 1000 पे। नहीं, गलत। ये क्या है? ये उसका अमाउंट नहीं है, इस पे ही उसने 50 ग्राम कमा लिया। समझ में आ रहा है? ये नहीं लेना है धोखे से, ये ले लोगे आप गलत हो जाएगा। किस पे कमा लिया उसने? 950 पे इंटू 100। 5 से इसे काटेंगे 19 बार, और इसे काटेंगे 19 पंजे 95, 19 5 जा 95, 5 बाई। ये क्या हो गया उसका लाभ परसेंट, प्रतिशत लाभ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। 2.5 रुपए 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, तथा 1.75 रुपए की दर से बेचने पर रुपए 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? क्वेश्चन बहुत इजी है कहने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसे नहीं कर पाएंगे, ये इस बात का मैं दावा करता हूँ। क्यों? क्योंकि लग रहा है जी, लेकिन है नहीं। ठीक, इसकी कहने के लिए ट्रिक भी है कि ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन हर कोई ट्रिक थोड़ी कर लेगा। 2.5 की दर से ये कितना लाभ कमाया इसने? 110 रुपये। और यहाँ पे क्या है? 1.75। इससे कितना लाभ कमाया? इससे कमाया 55 रुपये। कितना कमाया? 55 रुपये। यहाँ कमाया 110 रुपये। अब देखिए, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप जितना जल्दी बेसिक मजबूत होगा आपका, तो जल्दी बेसिक से ही कर ले जाएंगे। जरूरत ही नहीं है कि आप ट्रिक कितनी याद करोगे आप। ये तो बेकार की बातें होती हैं कि ट्रिक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये नहीं होता, सारी चीजें ट्रिक से नहीं होती, और ट्रिक से होती हैं, लेकिन कितनी आप ट्रिक याद करोगे। एक बंदा है जो मैथ पढ़ा रहा है, 10 साल से मैथ पढ़ा रहा है, तो उसे तो ट्रिक रट जाएगी, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ी याद कर लोगे। पुलिस में या किसी भी स्टेट एग्जाम में बथेरा टाइम होता है, आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। 2.5 मैंने माना कि 2.5 की उसने कोई चीज खरीदी, कोई किसी भी कुछ पेन थे उसके पास, 2.5 एक्स की रेट, एक्स पेन थे, 2.5 की रेट से खरीदे, बेचे, और एक बेचे 1.75 की रेट से। ठीक है, और इसे बेचने पर उसे कितने रुपए की चीज बेची होगी उसने? उसने बेची हुई एक्स रुपए, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 22। ठीक है, 22 रुपए की कोई चीज थी, लेकिन उसे लाभ कितना हुआ? इतना। यानी कि उसने ये चीज इतने में खरीदी, तो इतने में खरीदी थी, इतने में बेची, तो इसका मतलब लाभ उसे कितना हो रहा है यहाँ पे? 110 रुपए। यानी कि ये क्या है? सीपी। और यहाँ सीपी पर नुकसान हो रहा है उसे, 22 - 55। ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आया? 2.5 की दर से बेच रहा है, तो उसे फायदा हो रहा है 110 का, यानी कि सीपी उसका बच गया, प्लस 110 रुपये आ गए। सीपी हमने मान लिया है, यहाँ सीपी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सीपी लिख दो या बाई लिख दो, बात वही है। सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यहाँ भी सीपी, यहाँ घाटा हो गया सीपी से, जितना सीपी था उसका, यानी कि जितना भी क्रय मूल्य था, जितना भी उसने खरीदा था जितने रुपए का, उसमें से 55 रुपये कम हो गए। अब देखो इसे, इसमें से जब माइनस करेंगे, तो इधर तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कट गया। इधर क्या आ गया? 165। इधर क्या आ गया? 0.75। ठीक, अब एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। 165/75 इंटू, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का मल्टीपल, यहाँ 4, यहाँ 3, इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 55 बार। तो कितना हो गया ये? 220 रुपए। क्लियर है? समझ में आया? देखो यहीं से ट्रिक बन जाती है कि इतने जितने का बेचा और जितने का दोबारा बेचा, इन दोनों को माइनस किया, एक में लाभ हो रहा था, एक में हानि हो रही थी, जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हानि है, तो दोनों प्लस हो गए, ये अपने आप कट ही जाएगा। ये माइंड की खेल है, माइंड का खेल है कि आप माइंड ही माइंड में से कर ले जाओगे, लेकिन क्या है, समझना भी तो जरूरी है ये हो कैसे रहा है, तो और भी जल्दी कर ले जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक्स रुपए नहीं है, कितना है?
एक्स पेंसिल है, कितनी, एक्स पेंसिल, ठीक, क्लियर है। तो इतनी पेंसिल थी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर 50,000 रुपये में, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसे मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखो 50,000 रुपये डायरेक्ट करेंगे, 50,000 रुपये, 12% की कमी आ रही है, यानी कि 12% ये हर साल घट रहा है, 12% घट रहा है, यानी कि 88%। अगली साल फिर 88%, क्लियर। अब देखो 100 से 2 जीरो कट गए, यहाँ 100 से ये 0 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है 38720, अगला दे रखा है 37208, अगला है 35288, 35278, अगला है 24476। अब देखो डायरेक्ट करने का तरीका, यहाँ पे डायरेक्ट करने का तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ से समझ जाओगे आप कि यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन अगर 11 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, एक तो यहाँ से 11 का मल्टीपल और 8 का, यहाँ भी 11 का और 8 का, जो भी मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो 3872, इसे देखो 8 से कट रहा है 11 से, 11 से 7 3 10 2 10, 11 से कट रहा है। अगला देखते हैं 3 2 5 और 8 और 5 13, 13 में से 7 गए 6, ये नहीं कट रहा 11 से, ठीक है। और 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा। अगला देखते हैं 3 2 5 8 13 और 7 5 12, ये भी नहीं कट रहा। 4 2 6 6 12, 12 और 11, ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 38,720। अब यहाँ पे हमने कैसे किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल पता थे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता था कि जो इवन प्लेसेस पे होती हैं डिजिट, उनको उनका सम करेंगे, और जो ऑड प्लेसेस यानी कि सम स्थानों पे जो यूनिट दी हुई है उनमें से जो विषम स्थानों पे जो यूनिट दी है उनको अगर ऐड कर दो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। वही हमने यहाँ चेक किया और उससे जल्दी फास्ट तरीका नहीं था। दूसरा क्या तरीका था, क्या 5 का इसमें करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 40 और 4 44 इंटू फिर 88 करोगे। अब इसका इसमें कर दो, 4 अट्ठे 32। अब 2 किसके पीछे आ रहा है, 2 एक ही के पीछे आ रहा है, वो वहां से भी आप कर सकते हो, 38,720। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके पीछे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो या 8 चौक 32 आ रहा हो, यानी कि 2 आ रहा हो, 20 आना चाहिए लास्ट में, और 20 एक ही ऑप्शन है, वही आंसर होगा। ठीक, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा ये थोड़ा काम आ जाता है कि अगर हम यूनिट डिजिट या हमें ये पता पड़ जाए कि किससे डिविजिबल हो रहा है तो वो हमारा आंसर हो सकता है। अगला कह रहा है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक, 1 से 50, 2 3 4 50 तक, 50 तक पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ फॉर्मूले काम आते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। देखो एक तो ये है कि हम ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं n+1/2, लेकिन ये आता कहाँ से है ये भी तो समझना जरूरी है। ये है क्या, यहाँ तो कर दिया मैंने n कितना है 50 प्लस 1/2 कितना हो गया 25 माइनस 5, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन होगा कैसे, थोड़ा ये भी तो जानना है, कैसे जानते हैं। चलो ठीक, आपने 9th या हाई स्कूल में मैथ पढ़ा होगा जिसमें एक एल बराबर एन सॉरी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ। टी एन मतलब एनवा पद, एनवा पद क्या है यहाँ पे 50, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल क्या है, अंतिम पद, यहाँ एल क्या है, अंतिम पद, और यहाँ क्या है एनवा पद, यहाँ क्या है एनवा पद, ये अंतिम पद। अगर अंतिम पद आता है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एनवा पद पूछ रहा है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, पहला पद, एन क्या है, जो पदों की संख्या है,
और डी क्या है, डी है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एन रखो, हमें टी एनवा पद निकालना है। ये क्या है, वन, वन रख दिया, वन प्लस ये निकालना है हमें 50वां पद, 50वां पद पूछ रहा है, एन माइनस वन, पद कितने हैं 50, माइनस कितना 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना है 2 माइनस एक, 1, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, यानी कि हर डिजिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है डी डिफरेंस। वो कितना है 1। अब देखो 1 प्लस यहाँ कितना बचा 49, कितना आ गया 50, आया नहीं आया, वो यहाँ रखेंगे तब भी यही आया। ठीक है, ये हो गया हमारा टी एन वाला पद। कि टी एन वाला पद होता क्या है, एक होता है एस एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये क्या है, ये है किसी भी सीरीज जब हमारी समांतर श्रेणी दी होती है, समांतर श्रेणी जब दी होती है और तब हमें यहाँ पे सम पूछता है, सम, सम मतलब योग, जब योग पूछता है किसी भी सीरीज का समांतर श्रेणी का तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल, ठीक है, ए प्लस एल। अब हमारा सम आ गया ये। अब मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन जो हमारा एवरेज होता है। सब देखो यहाँ पे n प्लस वन लिखा मैंने अभी जब इसको सॉल्व किया था, तो n प्लस वन बाई टू ये लिखा था, लेकिन ये वन क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, जरूरी है या वन ही हो या सीरीज एक से शुरू हो, तब कैसे करेंगे, अभी दो से शुरू होती फिर तब क्या होता, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इसलिए मैंने सारा बताया। तो सम अपॉन टोटल यूनिट, सम अपॉन टोटल यूनिट, यूनिट क्या होता है एवरेज, तो सम अपॉन टोटल यूनिट। ठीक है, अब सम क्या है यहाँ पे एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल, टोटल यूनिट कितनी है एन, एन ही तो है नंबर, ये एन नंबर है एन। अब एन से कट गया एन, बचा क्या ए प्लस एल बाई टू, और यही हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ गया ये एन प्लस वन बाई टू। जब कोई संख्या एक से शुरू होती है तो वहां पे फॉर्मूला क्या लग जाता है ए प्लस एल अपॉन टू, ए मतलब पहला पद, एल मतलब अंतिम पद। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। तो ये था प्रोसेस बताने का, कि बताना ये था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, वो हम यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, समय ज्यादा लग जाता है। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए बी की औसत आयु 28 है, सी की औसत क्या क्या होगी। ए बी सी की दे रखी है 25, यानी कि तीनों की कितनी होगी 76। ए बी की दे रखी है 28, यानी कि दोनों की कितनी होगी 56। पूछी कितनी है सी की, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 9, एक कितना हो गया 19 वर्ष। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के अंक मिलते हैं 5, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हों तो उसे कितने अंकों का सही उत्तर दिया था। अब देखो मैं बोलता हूं कि सही के लिए कितने मिल रहे हैं 5, ठीक है, और पूछा क्या है सही के लिए ही पूछा है उसने कि सही प्रश्नों का जो उत्तर दिया था वो कितने थे। अब देखो मैंने बोला कि इसके पास एक्स, इसने एक्स जो उत्तर प्रश्न दिए होंगे, ठीक है, 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और 2 अंक जो काट लिए जाते हैं किसके लिए, गलत के लिए, यानी कि माइनस करेंगे 2, और टोटल उसने कितने क्वेश्चन किए हैं 120, 120। अब 120 में से उसने सही कर दिए एक्स, यानी कि गलत कितने किए होंगे उसने 120 माइनस एक्स, और गलत ये हो गए गलत, और ये जो एक्स है एक्स ये क्या है सही, सही उत्तर, और ये है गलत उत्तर। तो गलत उत्तर के लिए वो काटेगा ना 2, और 2 काटेगा तो जो जितने नंबर उसने प्राप्त किए उसमें से घटा देगा। क्लियर है, तो उसे टोटल कितने मिले हैं नंबर, टोटल नंबर मिले 285। ठीक है, वही हमें करना है 5x माइनस 2x, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 7x, और 2 12 दूनी 24,
यानी कि कितना हो जाएगा 240, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 240 और 285 कितना हो गया 400, 525, 525, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 75। तो 75 क्या है, उसने सही उत्तरों का जवाब दिया था। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार अंकों की बस बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। ठीक है, ऑप्शन देखो पहले, 9061, 9583, 9621 और 9987। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 18, 21 और 24 इससे भाग देने पर क्या बचे, 7 शेष बचे, 7 शेष बचवा रहा है। अब देखो 7 शेष बचवा रहा है, इसका मतलब इसमें से जब 7 घटाएगा तो कितना बचेगा, 9054। ठीक, इसमें से 7 घटाएगा तो क्या बचेगा, 957 6, इसमें से 7 घटाएगा यानी कि 7 शेष बच रहा है ना, यानी कि इतना हिस्सा कट जाएगा पूरा इसमें से, तो डिविजिबिलिटी हम देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 96 और 14 और 9980, यानी कि ये वाले नंबर हैं जो इससे कट जाएंगे, और जब 7 का शेष बचेगा तब ये संख्या थी, मतलब इसमें से जब इन सब का भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा ना, यानी कि इतना तो कट ही जाएगा, 7 शेष सभी तो बच रहा है। तो इसका इसका देख लो, डिविजिबिलिटी रूल, 9 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, 8 का मतलब 8 से 24, 8 से कटेगा, 30 सत्ते 21, 7 से कटेगा, और यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 9 से भी कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 से कट रहा है, कट रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, ऐड कर लो, 5 4 9 9, ये कट रहा है, 6 5 11 7 18, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, 6 4 10 11 19, ये नहीं कट रहा है, 6 4 10 19 20, ये नहीं कट रहा है, ये देखते हैं, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब बच्चे कौन सी, ये, अब 7 से देख लो, बस एक देख लो, अगर एक नहीं कट रहा होगा तो दूसरा तो कट ही रहा होगा। ठीक है, 7 से देखते हैं, 7 1 7 1 2 बचे, 7 3 21 4 बचे, 7 6 42 3 5 बचे, 7 8 56, ये कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, यही होगा। इसे भी देख लेते हैं एक बार, 7 एकम 7, 7 1 7, कितना बचा 2, 14 6 7 निम 63, 2 बचे, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब कौन सी संख्या है, ये है, केवल ये है जो 7 शेष देगी। क्लियर है, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है, एक नाव की धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है, देखो एक्स प्लस वाई, यानी कि यह है धारा की गति, नाव की गति, और ये है धारा की गति, ये है नाव की गति। कितना दे रखा है, चाल, ये चाल है, ये किसकी है, चाल है, ये चाल है दोनों, किसकी, एक है नाव की, एक है धारा की। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एसटीडी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एसटीडी मतलब स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में 8 किलोमीटर चल रहा है, कितने, धारा की दिशा में, और कितना 1 घंटे में, यानी कि कितना हो गया 8, ये हो गया 8, इन दोनों की स्पीड 8, और एक्स माइनस वाई धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि क्या हो गया एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब देखो यहाँ से, अब इतना तो सॉल्व करना ही आते होगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 8 और 2 दे रखे हैं, पूछा क्या है, धारा की गति पूछी है, तो इन दोनों में से 8 माइनस 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 8 में से 2 गए, कितने बचे 1 घंटे, 8 में से 1 घंटा ही 1 घंटा ही दिया है इसमें भी। ठीक, तो ये हो गई 2, ये हो गई 8 माइनस 2 बाई 2,
तो कितना हो गया 6/2, और ये क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी गति आ गई, धारा की गति आ गई। अगर वो पूछता कि नाव की गति क्या है, तो दोनों को ऐड कर देते, 8+2/2, तो क्या हो जाता 5 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी आ जाती, नाव की, और ये किसकी है, धारा। क्लियर, तो आंसर क्या होगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। अब देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, यानी कि 360 तो खुद है और 360 का ही प्लेटफॉर्म है, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 36 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दो, 36 10 + 10 हट गया दोनों, अपॉन 36 कितना हो गया 20 सेकंड। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने में, 15 सेकंड, नहीं नहीं 36, रेलगाड़ी की गति पूछी है, हाँ 20 सेकंड हो गया, ठीक है। 36 सेकंड में लेती है, 36 सेकंड लेती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई है, मीटर पर सेकंड है ये, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर, स्पीड पूछा है उसने, क्योंकि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई समान है और 36 सेकंड में पार करता है, तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। पूछा है किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में ऑप्शन है। अगर दूसरे में ही किलोमीटर पर घंटा पूछ रहा होता तो 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। मैंने आपको बताया था 18 बराबर 5 होता है, 5 मीटर पर सेकंड, 18 यहाँ पे होता है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको याद रखेंगे तो ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो जब इसका ये 4 गुना है, तो ये भी क्या होगा 4 गुना, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि 18/5 कर रहे हैं, बात वही है। लेकिन जब ये हमें डायरेक्ट पता होगा, तो इसे करने की जरूरत नहीं है कि इसका गुना इतना तो इसका भी गुना इतना हो, ठीक है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किनारे पे एक आदमी खड़ा है, 15 सेकंड में पार कर रही है, गति पूछा है। अब देखिए 250 मीटर 15 सेकंड में पार कर रहा है, पूछा है किलोमीटर पर आवर। लगा दो या पहले सॉल्व कर लो। देखो पहले लगा, यहाँ करता है 50/3, क्या आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड आएगा। इसमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। देखो अभी यही देख लो, ये पिछला क्वेश्चन था, आगे देखो 50/3 आया, कितना आया 50/3। यहाँ से चलिए, ये मीटर पर सेकंड, 50/3 आया, कितना गुना है इसका 10/3 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा 10/3 गुना। अब 10/3 गुना कितना होगा इसका 60 किलोमीटर पर आवर। 18 गुणा 10/3 करेंगे तो 3×6 = 18 और 6×9 = 60। क्लियर, समझ में आया। अगला करते हैं। धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं, ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है, ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, एक तो यह तरीका कि R1 या R2 दे रखे हैं, रेशियो में पता करना है। इसका ये 1 है और ये 2 है, इसका दोगुना है ना दूसरा गोला। तो जब इसका आपको फॉर्मूला पता हो 4/3 πr3, 4/3 πr3 क्या होता है, ये गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन होता है। अब जब यहाँ पे भी रेशियो लिखो 4/3, डायरेक्ट करने का तरीका है, ये ट्रिक नहीं होती, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे ना सब चीज, तो वो वही ट्रिक बन जाती है आपके दिमाग में। 4/3 πr2 और यहाँ पे R1। अब देखो जब रेशियो पूछ रहा है वो, ठीक है, कि इसका कितना गुना होगा, अब देखो तो रेशियो निकाल लो ना, पता पड़ जाएगा। 4/3 4/3 कट गया,
R1 कितना है 1, 1 का क्यूब 1, और यहाँ कितना है R2 2, और 2 का क्यूब 8। तो कितना अनुपात हो जाएगा 8:1 या 1:8। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। गोले का आयतन होता है 4/3, सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है 4πr²। आयतन क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है 4/3 क्लियर है, समझ में आया। अगला देखते हैं। अगला है 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए 35 घोड़े हैं, 21 दिन खाते हैं, कितना अनाज है 270, क्या है यहाँ 28 घोड़े 180 अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। 28 घोड़े और कितना अनाज, वो कितना अनाज अनाज है 180 केजी, और कितने दिनों के लिए खाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कितनी बार कट गया, ये 2 बार, ये 3 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक। यहाँ से इसे काटेंगे 14, इसे काटेंगे 7, इसे काटेंगे 2, एक्स बराबर कितना आ गया 35/2, यानी कि 17.5। ठीक क्लियर, दिनों में आंसर आएगा, दिन ही दिया दिन में आंसर है, ठीक है क्लियर है। मैंने आपको बताया था आदमी, घंटे, समय जो भी होता है वो कहाँ होता है ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर। इफिशियंसी, मात्रा, वर्क और जितना इनकम मिलती है वो कहाँ लिखी जाती है डिनोमिनेटर में। ऊपर आता है आदमी, घंटे, समय, नीचे इफिशियंसी, वर्क, मनी और कार्य, वर्क, हाँ सॉरी, वर्क और कार्य एक ही चीज है, तो वो लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 7.5, 17.5 दिन। अगला क्वेश्चन है एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। m मिनट में कितनी वस्तुएं बनाता है x, आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा m मिनट में x, और पूछ रहा है क्या आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में, 30 मिनट में कितनी बनाएगा। घंटे में दे रखा है, यहाँ ये मिनट में दे रखा था m मिनट, तो ये भी हमें मिनट में लेना पड़ा, आधा घंटा मिनट। ये पूछ रहा है 30 आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, m मिनट में कितनी बनाता है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, मैन, घंटे, दिन, ये MDH से याद रख लो, MDH मसाला होता है, नीचे इफिशियंसी, वर्क, मनी यानी कि इनकम, और अमाउंट मात्रा, वो कहाँ लिखी जाती है नीचे, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो समय कहाँ है, इतने समय इतना काम, समय कहाँ आएगा ऊपर, काम कहाँ है नीचे, यानी कि एक्स है। 30 मिनट, अब काम कितना है, यहाँ मैंने मान लिया कि यही हमें निकालना है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 30x/m, और ये क्या है वो पूछ रहा है अब कितना काम करेगा, तो वो कितना काम करेगा 30x/m, क्लियर है। अगला देखते हैं, वस्तुएं बनाएगा, ये वस्तुएं हैं, इतनी वस्तुएं बनाएगा, यह काम जो भी है वो इतना काम करेगा, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया, यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया होता तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता। वर्ग के आकार में मोड़ा गया है,
बोल रहा है इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया होता तो क्या होता? इसका क्षेत्रफल देखा 484, 484 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये दे रखा है, ये चारों ओर तार दे रखा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, यानी कि जो तार है वो ऐसे मोड़ा गया ऐसे और वर्ग बनाया गया। क्षेत्रफल वर्ग का कितना है? इतना। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर ये, तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा बराबर √484। मैं सीधे करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा, टाइम नहीं रहता है। कितना आ जाएगा ये किसका स्क्वायर होता है? 484, 22 का। 21 का कितना होता है? 441। 22 का कितना होता है? 484, तो 22 आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये आ गई एक भुजा, और चारों भुजाओं को बनाकर तब एक वर्ग बनाया गया, और तार है ये चारों ओर, तो कितना हो गया? तार, टोटल तार कितना हो गया? टोटल तार हो गया कितना हो गया? 22 × 4, यानी कि 88 सेंटीमीटर। और वो 88 सेंटीमीटर क्या करता है? वो एक वृत्त बनाता है। अगर इस वृत्त के आकार में मोड़ा गया होता, इसको क्या है? वृत्त के आकार में मोड़ा गया, यानी कि अब क्या बन गया ये? अब बन गया परिधि। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस बन गया। अब सरकमफेरेंस कितनी है? इतनी। और सरकमफेरेंस होती क्या है? 2πr बराबर 88। आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 88 × 7 आएगा ना, 22/7 ऊपर, और नीचे कितना आएगा? 22 × 2, 22×2 = 44, × 2 कितना हो गया? 14। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो, एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कर ले जाओ, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये डायरेक्ट तरीका नहीं आता, लेकिन जल्दी करना है हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आर दिख रहा है हमें, कितना दुगना है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, रेडियस का, जैसे रेडियस अगर 7 दे रखी होती है तो हमारा वॉल्यूम कितना होता है? 154 होता है। जब ये जो है दुगनी हो जाएगी तो वॉल्यूम भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, फिर ×2 हो जाएगा, देखते हैं करके, ×4 हो जाएगा। देखो, मैं पूरा ही कर देता हूँ। अब क्या है? रेडियस ये, और हमें निकालना क्या है? πr²। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये क्या है? परिधि। परिधि। और 2r क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो 22/7, आर कितना है? 14 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 × 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, और 5 616। ठीक है, वही मैं बता रहा था कि जब 7 हमारी रेडियस होती है तो हमारा वॉल्यूम क्या आता है? 154। रेडियस अगर हमने कर दी 14, यानी कि दुगनी कर दी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 गुना, यानी कि स्क्वायर होता है ना, तो 4 गुना कर दो, 15 चौका 60 और 16, 616, 660 और 16, 15 चौका 60, 600 और 4 चौक 16, 16 कितना हो गया? 616। कितना हो गया? 616। ठीक है, सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डिटेल में केवल इसलिए बताता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये नहीं आता है, इसलिए मुझे ये सारा कुछ बताना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो धीमे लगता है तो आप 2x की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए। साधारण ब्याज अ, साधारण ब्याज 4% प्रति वर्ष है। 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? देखो, साधारण ब्याज है, 4% है, पूछ रहा है 2.5 वर्ष बाद कितना मिलेगा। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था ब्याज जो है, जो साधारण ब्याज होती है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो हर साल लगता है, केवल मूलधन पर, जो भी प्रिंसिपल हमें मिला होगा। 2 साल में कितना हो जाएगा? 4 + 4 +
ये आधा साल है, एक साल में 4%, तो आधे साल में 2%। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 और 2 10। यानी कि हमें केवल कितना निकालना है, 10% निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5,000 का पूछा है, तो 5,000 का 10%, 5,000 का 10% मतलब 10/100। ये कट गया, कितना बचा, 500, 500 रुपये। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, SI। पूछा क्या है, पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होगा, 500 ये और 5,000 उसके हैं ही प्रिंसिपल। तो कितना मिल जाएगा, 5500 रुपये। क्लियर है, समझ में आया। अगला देखते हैं, 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज छमाही होगी। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगती है, और इसमें क्या दे रखा है, ब्याज 1 साल के लिए पूछा है और ब्याज लगा रखा है छमाही, यानी कि 12% दे रखा है वार्षिक, वार्षिक दे रखा है, और छमाही ब्याज चाहिए उसे, छमाही ब्याज चाहिए, यानी कि 6 महीने बाद, ये वार्षिक है तो छमाही क्या हो जाएगी, इसका आधा, यानी कि 6%। पूछा क्या है, रुपए कितने हैं, 2500, 2500 रुपये है। पूछा है 6 महीने का ब्याज जोड़ा जाए 6 महीने बाद तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2500 का 6% पहले छमाही के लिए कितना होगा, 25 सिक्के 150, 150 रुपये। दूसरा क्या ब्याज, दूसरा फिर निकालेंगे, तो दूसरी छमाही के लिए फिर 150, कहाँ से आया 150, 2500 का 6%, परसेंट हटाएंगे, जीरो जीरो जीरो, 25 सिक्के 150, कितना आ गया, 150। ठीक है, क्लियर है, 150 रुपये। तो 150 रुपये ये 1 साल फिर 2 साल। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो इसका भी तो लगेगा 6%, तो 1500 का, वो 150 का 6% कितना हो गया, 15 सिक्के 90, 1500 कितना आया, 9, लेकिन आया कैसे, 15 सिक्के 90, यानी कि 15 सिक्के 90, यानी 100/100 कितना है, 9। तो 9 रुपये ये हो गए, टोटल कितना हो गया, 1500, सॉरी 150, 150 300 और 300 9 रुपये। ये क्या हो गया, CI। क्लियर है, समझ में आया। 75%, 75 का X% 9 हो तो X की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेंगे इसे, सवाल सिंपल है, शेयर करा दे रहा हूँ चलो। 75 का X% बराबर 9 है, तो X की वैल्यू पूछिए। अब देखो X% को हटाएंगे, क्या हो गया, तो का को हटाएंगे, क्या लग गया, मल्टीप्लाई, इसे काटेंगे 3, यहाँ से काटेंगे 3, 25 दिया 75, 25 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 25 को जब इससे काटा तो इसको भी काटेंगे 4, X बराबर 4, 4 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 3 बराबर 12। क्लियर। अगला देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। माना कि मैंने बोला जो क्रय मूल्य से 20% अंकित है, तो ये मैंने मान लिया CP, ठीक है, CP मान लिया, 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि कर दिया आपने 120, 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20, और ऊपर बढ़ा दिया 20 और, तो इसका कितना कितना हो गया, 120, ये हो गया मार्क प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि इस पर कितने परसेंट की छूट है, 10% की छूट देता है। अब 10% किसने दी, छूट, क्या दी, छूट। अब छूट दी इसने, तो 120 का 10% कितना होगा, 12, यानी कि 12 की उसने छूट दे दी। अब कितने का हो जाएगा ये, 12 की छूट देगा तो 108। अब 108 रुपये का हो गया। अब वो पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा, 100 का उसका CP था, ये SP है, कितना का ज्यादा बिक रहा है, 8 रुपये ज्यादा, वो 8 ज्यादा है किस पे, 100 पे, सीधे सीधे दिख रहा है 8% है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 8/100, क्योंकि आप जब तक पूरा सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हर बच्चा इसे सॉल्व नहीं कर पाता है।
8 का फायदा किस पे, 100 पे, 8 बट्टे 100, कितना आ गया ये, 8% प्रॉफिट, 8% लाभ। क्लियर। अगला देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% अंक मत प्राप्त किए तथा वह 5580 यानी कि 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या थी? 41% मिले उसे, यानी कि दूसरे को कितने, इसे मिले 41%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 59%। ठीक। बोल रहा है कि जो कितने मतों से हार गया, कितने परसेंट से हार गया, 18% से। 18% से तो हारा, और 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5580। बोल रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी टोटल मत कितने हैं, तो 18 का इससे मल्टीप्लाई कर भाग करेंगे तो 18 की 54, 18 18, 310, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि टोटल टोटल मत, कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत हो जाएंगे 310 इंटू बराबर 31। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं। ए बी सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई एक राशि ए का भाग 2500 है, तो कुल राशि क्या है? ए बी सी में कितना, 2, 5, 9, ए का भाग कितना है, ए का भाग है 2500। वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कुल राशि क्या होगी। टोटल राशि क्या है, 9, 5, 14, 14 और 2, 16, तो 2 की वैल्यू 2500 है, तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 16 की वैल्यू होगी 16, 16 इंटू 2500 बट्टे 2, क्योंकि 2 की वैल्यू है ना ये, 16 की वैल्यू ये 8 है। ठीक है, बाद में तुम देखो कि 8 क्या है। 25 अट्ठे 200, यानी कि कितना हो गया, 20,000। यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं। अगला है भिन्न का। दो से 1/2, 3 से 1/4 प्लस एक्स प्लस 2 1/3, 13 ठीक है, ये दे रखा। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और 2 को अलग लिख दो, 5 प्लस, यानी कि किसी भी भिन्न को अगर इस रूप में लिखा है वो, या 1 से 1/2 या 3 से 1/2, उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैंने 2 और 3 अलग कर लिए और ये 2 अलग कर लिए, टोटल कितने हो गए, 7। प्लस, प्लस लगना है यार, ये नहीं ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस, अब 1/2, 1/4, 1/3 ये ले लिया मैंने, 1/2, 1/4, 1/3 कितना हो गया, एलसीएम सबका 12, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4, 3 × 4 = 12, ऊपर का 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स बराबर 13, 5/12। ठीक है, अब देखो 6, 3, 9 और 4, 13, 13/12, यानी कि 13/12 का मतलब क्या होता है, 1 1/12। अब फिर एक मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि इसको मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, एक इधर ले लिया, यानी कि 8 + 1/12 प्लस एक्स बराबर 13, 5/12। अब x बराबर क्या हो गया, 13 + 5/12, और ये इधर ले जाएंगे -8 -1/12। 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और इसको अभी घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 4/12, यानी 4 एकम 4, 4×3 = 12। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1/3। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 से 1/3। अगला देखते हैं। 7/9, 11/13, 16/19, 21/25।
बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये आपने सीखे भी होंगे, नहीं जानते हैं मैं बता रहा हूँ। दो संख्याएं लेंगे, जो छोटा होगा उसे हटा देंगे। छोटा कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करते वही है, एलसीएम लिया फिर पता कर लिया, लेकिन ये भी तरीका वही है, बस उसी को बोल देते हैं कि ऐसे नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन है कहाँ से आता है? दोनों का एलसीएम लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तब आ गया। लेकिन हम क्विक डिवीजन क्विक करेंगे, जल्दी से करेंगे। कैसे? इन दोनों को लेते हैं पहले। कौन सा पूछ रहा? बड़ा। बड़ा देखना है कि बड़ी कौन सी है, तो छोटे को हटाते चले जाएंगे। 13 7 जा 91, 11 9 जा 99, यानी कि कौन सा बड़ा हो गया? ये। अब ये कट गया, यही 7/9, ये तो होगा नहीं। ठीक, ये बड़ा है इससे। ठीक है, इससे ये बड़ा है। 19 का 11 में करेंगे, 19 का 11 में करेंगे तो 19 का पहले 10 में 190, और 19 कितने हो गए? 209। इसमें करेंगे 13 से 16, 160 और 48, कितने हो गए? 208। फिर भी बड़ा क्या हो गया? ये। अब देखते हैं इन दोनों। 25 का 11 में कितना हो गया? 25 250, और 25 275। 11 का इसमें 11 दूनी, ये कितना हुआ? 275। और ये 11 दूनी 22, वो सॉरी 13 26 260, 260 और एक 260 और 13 273। फिर भी ये बड़ी हो गई, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हुई? 11/13। क्लियर? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा। बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी, छोटी को छोड़ देंगे, बड़ी ले लेंगे। फिर फिर दो लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बड़ा होगा उसे लेंगे, छोटी नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों बचे क्योंकि ये बड़ी है, फिर इन दोनों को देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा उसे ले लेंगे, छोटी को नेगलेक्ट कर देंगे। अगला देखते हैं। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति केजी हो गया, तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई? 16 से कितना घट रहा है? 14। कितने परसेंट कम हो गया? 2। किस पे? 16 पे। परसेंट में पूछ रहा है, ये लगा दिया। कितना हो गया? 100/8। और 100/8 क्या होता है? 12.12 8 पंजे 40, 12.5%। क्लियर? समझ में आया? एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। अगर कमरे की लंबाई 15 है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या अनुपात है? 5:4। लंबाई दे रखी है 15, 3 गुना, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5 का 3, ये 12। 12 और 15 पूछ कर रहा है। कमरे की लंबाई 15 मीटर, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है कमरे का? क्षेत्रफल कमरे का, ठीक है, क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। कमरे का ये ना, कमरे का नहीं, आयताकार कमरा है। ठीक है, कमरे का तो आयतन होता है, कमरे का क्षेत्रफल आयताकार कमरे का, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ पता कर रहे हैं, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 15 × 12 कितना हो गया? 150 और 30 180। किसमें? मीटर में है, मीटर। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु के एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? अब देखिए, 30 सेकंड दे रखा है, 30 40 50 और 60, ये सेकंड दे रखा है। पहला एक बिंदु से शुरू होंगे और फिर वहीं आके मिलेंगे। कब मिलेंगे? सब अलग अलग दे रखा है, एलसीएम निकाल दो इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 3 10 × 3 × 4 × 5 10 30 120 600 सेकंड, और 600 सेकंड को मतलब 10 मिनट। क्लियर? तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 10 मिनट बाद। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रनिंग वाला और कितने सेकंड में, सबकी अलग अलग सेकंड दे रखे हैं, तो उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्लियर? अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, गुणनफल 6400 है, तो क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है।
HCF 16। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, HCF क्या है 16, LCM निकालना है, LCM निकालना है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना दे रखा है 6400। ठीक है, अब x यहाँ से कितना निकल आएगा, 16 का भाग दे देंगे, 16 फोर 16 चौका 64, 400। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। क्लियर, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। ऐसा ही सेम सवाल पीछे था। पहले ऑप्शन देखते हैं, 1353, 10,003, 10,803 और 10,800। 3 शेष बचेंगे, यानी कि पूरी संख्या कितनी घटेगी, 1350 पूरी घट जाएगी, तभी तो 3 शेष बचेंगे। ऐसे ही इसमें, इसमें कितनी संख्या कट जाएगी, पूरी 10,000, तभी तो 3 शेष बचेंगे। इसमें 10,800 और इसमें 10,000, 10,797। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 75, 80 और 135, 75, 80 और 135 इनसे डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 135 का मतलब 9 से डिवाइड होनी चाहिए, 9 एकम 9 और 15 नंबर 135, 9 से डिवाइड होनी चाहिए, यहाँ 16 से भी, यहाँ 25 से भी, यानी कि इनमें ऐसी संख्याएं 16, इनका मल्टीपल देख लेंगे, 9 का देख लो, 3 का देख लो, 16 का देख लो, या 5 का देख लो, 25 का, 5 से सब कट रही है, दिख रहा है, ये नहीं कट रही तो इसे हटाई दो। ठीक, अब देखो ये संख्या कट रही है किससे, 16 से कट रही है, 9 से कट रही है, ये नहीं कट रही 9 से, इसे हटाओ, ये कट रही है 9 से, 5 3 8 9 कट रही है। अब किससे देखेंगे, 16 से, 8 से देख लो, 4 से देखो, मैंने 4 से कट रही है, नहीं कट रही, यानी कि ये 4 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें सॉल्यूशन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। 80 और 90 के बीच ऑप्शन दे रखा है, 81, 83, 83, 87, 81, 89, 83, 89। 81 पता है कटती है 3 से, तो 81 वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, बचा कौन सा, 83 और 87। अब 87 भी आपको पता है किससे कटती है, 8 और 7 15, और 15 किससे कट रहा है, 3 से, यानी कि 3 से ये भी संख्या कटेगी, तो जिसके ऑप्शन में 87 है वो भी नहीं होगी, यानी कि कौन सी होगी, 83 और 89। ठीक है, क्लियर। अगला है, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, राम श्याम 4 5, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद कितना होगा, 6:7, 6:7, 6 अनुपात होगा कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यानी कि कितने अनुपात बढ़ गए, 2 अनुपात बढ़ गया, कितना अनुपात बढ़ा, 2 अनुपात बढ़ा। ठीक है, अगर रेशियो सामान्य होता तो हम, अनुपात सामान्य होता बढ़ने का, तो हम फिर मल्टीप्लाई करके देखते, लेकिन अभी अनुपात समान है, तो फिर 2 अनुपात बढ़ रहा है, और 2 अनुपात बढ़ रहा है मतलब 6, 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। पूछा क्या है, इसकी उम्र कितनी होगी, 12, इसकी उम्र कितनी होगी, 15। पूछा क्या है, दोनों का अंतर पूछा है, और अंतर क्या हो गया, दोनों का अंतर 3 वर्ष। क्लियर, 3 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी, 6, यानी कि 6 साल बाद बढ़ रहा है, और 6 साल बाद 6 अनुपात 6 अनुपात 7 हो गया, यानी कि 2, 4 से 6 हो गया अनुपात, यहाँ 5 से 7 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ा, 2 अनुपात, और 2 अनुपात की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर ऐसे ही अंतर पूछा है, या ऐसे निकाल लो दोनों रेशियो का अंतर, 4:5 का अनुपात, 4:5 का जो डिफरेंस है वो 1 है, तब भी डायरेक्ट यहाँ से ही 1 की वैल्यू 3 आ गई, इतना करने की जरूरत भी नहीं। उम्र पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, 12 इसकी, 15 इसकी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो अंतर आ गया 3 वर्ष। अगला है, दो संख्याओं का योग 28, अंतर 12, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। योग दे रहा है दो संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी संख्या 28, अंतर दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या 12, दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 28 12 40, डिवाइड बाई 2,
20। दूसरी संख्या कैसे आएगी, पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आएगी, दोनों में से घटा दो, 28 में से 12 गई 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। तो पहली संख्या आ गई 20 और दूसरी संख्या आ गई 8। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। वह दोनों रूटों से जाता है तो उसे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। देखो, एक व्यक्ति है यहाँ ए स्थान से बी स्थान जा रहा है, इधर से गया पैदल और इधर से आया ऑटो से, ठीक। तो कितना लगा टोटल समय, टोटल टाइम लगा उसे 90 मिनट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब वो कह रहा है कि अगर वो इधर से भी ऑटो से जाता, इधर से भी ऑटो से जाता और इधर से भी ऑटो से आता, जाता भी ऑटो से आता भी ऑटो से, तो उसे कितने मिनट लगते, तो उसे लगते 30 मिनट लगते। तो इसका मतलब 15 मिनट इधर से लगे होंगे, 15 मिनट इधर से। ऐसा तो नहीं कि 15 मिनट इधर से लगे और 25 मिनट इधर से लग गए, सेम रास्ता है तो सेम टाइम लगेगा। अब 15 मिनट इधर से लगे, 15 मिनट ही इधर से लगे। तो अब बताइए, जब इधर से पैदल गया और उधर से ऑटो से आया, यानी कि 90 मिनट लगे टोटल, और ऑटो से लगे 15 मिनट। एक तरफ से आ जा रहा है, मतलब एक तरफ से जब वापस आ रहा है तो 15 मिनट तो लग रहे हैं उसे, तो 15 मिनट लगे, यानी कि जो पैदल गया होगा तो घटा देंगे 75 मिनट। ये किसमें लगे उसे, पैदल में, एक तरफ से, एक तरफ से, ठीक, एक तरफ से। तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से हो जाएगा, दोनों तरफ से 2 इंटू 75, यानी कि 150 मिनट, ठीक। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति थे। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने छात्र हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है। एक पिकनिक है जिसमें 240 आदमी हैं टोटल, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हैं और कुछ बच्चे हैं, ठीक है। कह रहा महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है। मैंने अगर इसे x माना तो ये कितना हो गया, x + 20, ठीक। अब कह रहा है बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। अब वयस्क कितने हैं, x + 20, 2x + 20 वयस्क हैं। वयस्क मतलब मेल एंड फीमेल, मतलब आदमी और वो महिला और पुरुष, ठीक है। महिला और पुरुष कितने हैं, 2x + 20। वो कह रहा है जो बच्चे हैं उससे कितना 20 अधिक है, यानी कि इसमें से 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 20 में से अगर 20 घटा देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 2x। समझ में आ गया। तो ये कौन है, बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, पिकनिक में कितने पुरुष हैं। तो पहले निकाल लो कि x की वैल्यू क्या है। तो वयस्क कितने हैं, 2x प्लस, या ऐसे कर लो मेल, वो मेल फीमेल कर लो, ऐसे सही नहीं है, मेल और फीमेल, मेल फीमेल, ये फीमेल है महिला, ये पुरुष, ठीक है, मेल, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल कितने हो गए, 2x + 20। अब वो कह रहा है कि 240 है टोटल, यानी कि x + 20 मेल, सॉरी फीमेल, और मेल कितने हैं प्लस x, प्लस बच्चे कितने हैं 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है 240। x + x + 2x कितने हो गए 4x, 20 इधर गया कितने हो गए 220, और x की वैल्यू कितनी आ गई 55, x की वैल्यू आ गई 55। अब वो बच्चे पूछता तो कितना हो जाता 2 इंटू 55, मेल पूछता, सॉरी ये क्या है मेल, फीमेल, मेल पूछ रहा है x की वैल्यू, मेल कह रहा है पुरुष, मेल अधिक थे ना, ये मेल है, मेल फीमेल, मेल की पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, मेल है x + 2, ठीक है। तो कितना आ गया, फीमेल कितने हो गए, फीमेल हो गए 55। अगर मेल पूछता, मेल पूछ रहा है, पूछता क्या पूछ रहा है, फीमेल हो गए 55, बच्चे हो गए 55 × 2 110, और ये कितने हो गए 55
एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो 55 + 20 यानी कितने हो गए 75। ये क्या हो गए मेल हो गए। ठीक, तो कितना आ गया मेल 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकाला है। ठीक है, 6 विषम संख्याएं लगातार लगातार विषम संख्या दे रखी हैं, सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकाला है। देखो x मैंने अगर सबसे छोटी संख्या ली तो अगली संख्या क्या होगी x + 2। ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं 2 के अंतर से ही होती हैं। अगली क्या होगी x + 4, अगली क्या होगी x + 6, अगली क्या होगी x + 8, फिर x + 10। देखो मैं समझा रहा हूँ, जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, नहीं तो सीधे लिख सकता था x 6x हो गए 6x + 10 8 18 24 4 28 2 30 यानी कि 6x + 30 = कितना हो गया, वो दे रखा है किसके बराबर, इन सभी का योग योग कर देते हैं। किसके बराबर है, हाँ सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी x + 10, इसके दुगने से यानी कि 2 गुने से कितनी अधिक है 38 अधिक है। ये सारी संख्या जब जोड़ देंगे और बराबर में रख रहे हैं तो इसमें 38 जोड़ देंगे। मैंने बोला ये जो इसका जब हम योग कर रहे हैं इस संख्या से इसका जब दुगना करेंगे तो इससे क्या है, जब इसका दुगना किया तो दुगने से कितना अधिक है 38 अधिक है, तो 38 इसमें जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगी, क्योंकि ये संख्या बड़ी है 38। कर दो, मैंने अभी बताया 6x + 30 आएगा इक्वल टू इधर कितना आएगा 2x + 20 और प्लस ये 58 2x + 58 इधर ले जाएंगे 4x बराबर इधर 30 इधर ले जाएंगे कितना आ गया 28 x बराबर 7। पहली संख्या कितनी थी 7, वो पूछ रहा है कि इन संख्याओं का 6 संख्याओं का योग निकाला है, तो संख्याओं का योग ये रहा, ये है योग, यही तो है योग, सभी संख्याओं का योग 6x + 30 निकल के आया। 6x की वैल्यू रख दी 6 × 7 + 30 कितना हो गया 42 + 30 यानी कि 72। कितना आंसर है इसका आया 72। इसका ऑप्शन कौन सा होगा सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सीता है 6 वर्ष पहले अपनी आयु की दुगनी होगी 8 वर्ष बाद। मैंने मान लिया इसकी आयु x है और 6 वर्ष पहले थी x - 6, अब कितनी होगी 6 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद x + 8, वो वही बोल रहा है कि ये कितनी होगी इसकी दुगनी होगी यानी कि ये होगी 2x - 6। ठीक है, समझ में आया, x + 8 बराबर 2x - 12, x बराबर क्या हो गया 12 को इधर लेके आएंगे 20। क्लियर, समझ में आया, तो कितनी उम्र की हो गई 20 साल की। अगला देखते हैं। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर, बी ने 25% लाभ पर सी को, सी ने 40% लाभ पर डी को बेचा। डी ने उसके लिए कितना पेमेंट किया। ए के पास था 50 रुपए का, इसने 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120% पर बेचा, या सीधे लिख दो 20% लाभ पर 6/5 या फिर 120/5, वो तो काट के देख लेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/5, या मैं बच्चों के लिए लिख ही दे रहा हूँ 120/100 इंटू। अब बी ने बी ने बेचा 25% लाभ पर यानी 125% पर बेचा। अब इसने अब वैल्यू इसकी होगी 125%। सी ने 40% लाभ पर बेचा यानी कि 140/100। क्लियर, समझ में आया। अब पूछ रहा है जो डी के पास पहुंचा वो डी के पास कितने में पहुंचा, वो तो डी के पास पहुंचा इतने से, काटा पीटी कर लेते हैं 100 से ये 100 कटा, 25 से 4 बार ये, 25 से 5 बार ये, 0 से इसे 0 काट देंगे, 5 से ये 2 बार कट गया, 4 से ये कटा 3 बार, ये 2 से कटा 7 बार, 5 का 3 7, 3 इंटू
5 इंटू 7 बराबर कितना हो गया? 105। 105 रुपये। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों पर व्यय करता है। शेष बचत का, अगर उसकी बचत 2250 प्रतिमाह, तो राजेश की आय क्या है? 15% खर्च करा उसने मकान पर, 35% करा भोजन पर, 20% करा बच्चों की शिक्षा पर, तो बचा उसके पास कितना? 100। बचा कितना? 100 माइनस कितना बचा? 100 माइनस 15 प्लस 35 प्लस 20, यही तो खर्च कर दिया। तो बचेगा 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटाएंगे 15, 35, 50 और 20, 70, यानी कितना बचा? 30%। और 30% की वैल्यू कितनी है? 30% की वैल्यू दे रखी है 2250। 100% की पूछा, आय कितनी है, तो 100% कैसे निकालेंगे? 100% इंटू 2250 बट्टे 30, काट दो, इससे काट इससे काट देंगे। 75, कितना हो गया? 7500 रुपये। क्लियर, समझ में आया? 100% से ये घटा दिया जितना खर्च था, सेविंग बची उसकी 30%। 30% की वैल्यू इतनी दे रखी थी, हमने 100% निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं खरीदा 1000 रुपये में, 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। 8/4/5 की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 10 क्विंटल गेहूं खरीदा 1000 प्रति क्विंटल के 1000 प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो कितना उसने खरीदा? 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का खरीदा। बोला क्या है? हानि में बेचा उसने, तो 10,000 की 8/4/5, 8/4/5 की हानि है, यानी कि 8/4/5, यानी कि कितना हो गया? परसेंट, परसेंट को हटाएंगे तो इंटू 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 40 और 4 44/5, कितना हो गया? 44/5। काट दो इसे, कितनी बार कटा? 2 जीरो से 2 जीरो, 20 बार कटा, कितना हो गया? 880। ये क्या हो गया? इसकी हानि। क्या हुई? हानि। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय क्या है? इतने में उसने खरीदा, ये था उसका क्रय मूल्य। इतने में उसने बेचा, ये है एसपी सेलिंग प्राइस, ये है सीपी। तो घटा दो, 10,000 में से 880 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 0, 880 घटा देंगे, 20, 1, 9, 9,120 रुपये। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले केजी के लिए 60 रुपये है तथा अतिरिक्त प्रत्येक केजी के लिए 48 केजी है। एक पार्सल जिसका वजन पी केजी है, भेजने की लागत क्या होगी? देखो ये सवाल है, दिया है। वैसे क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन गलत किस वजह से? क्योंकि इसकी लैंग्वेज गलत है। ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है कि पी केजी है। अब पी केजी जरूरी है कि हम उसे पी केजी 1 केजी से ज्यादा माने? हो सकता है वो पी 1 केजी ही हो सकता है वो 1 केजी से भी कम हो। इस क्वेश्चन पे आपत्ति डालना भी गलत नहीं है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन उसने दे रखा है 60, तो 60 भी सही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पी हमें क्या बताया थोड़ी गया है कि पी कितने केजी का है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से न चलकर कैसे चलेंगे? माना कि पी क्या है? पी केजी 1 केजी से ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तब आंसर क्या होगा? देखो, 60 रुपये ले रहा है कितने के लिए? 1 केजी के लिए चार्ज, 1 केजी के लिए। टोटल केजी कितना है? पी केजी। बचा कितना? पी माइनस 1 केजी। भाई 1 केजी 60 रुपये चार्ज हो गया, बचा कितना? पी माइनस 1 केजी। और बचे हुए के लिए कितना चार्ज ले रहा है वो? 48 रुपये। 48 रुपये, तो कितना हो गया? 60 प्लस 60 इंटू 1 केजी प्लस 48 इंटू पी माइनस 1 केजी। सॉल्व कर लेंगे। 60, 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 प्लस 48 का करेंगे 48 पी माइनस 48, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। 60 से 48 गए 12,
कितने बचे? 12, 12 प्लस 48, इतना खर्च हो गया उसका। कितना? 12 प्लस 48, ये क्या है? खर्च। क्लियर? समझ में आया? ठीक। आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल 40 क्वेश्चन थे आज के। ये प्रीवियस के पेपर थे जब 40 क्वेश्चन गणित के आते थे, तो मैंने वहीं से सेट उठाया है। सारे क्वेश्चन एक तरफ से मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। तो 40 क्वेश्चन थे टोटल। ये आप इत्मीनान से देखें, तसल्ली से देखें, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें।